हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या पूछा गया 1 अप्रैल के पेपर में। फटाफट टाइम वेस्ट किए हुए बिना जो क्वेश्चन आज नया होगा उसका वीडियो लेके आऊँगी रात को, ठीक है। और स्वास्थ्य का नहीं ला पाई थी, सॉरी, थोड़ा सा बिजी थी। स्वास्थ्य योजना का भी अभी लेके आ जाऊँगी, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा जिसका आगे शिफ्ट में पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेवल की बात करूँ तो मेरी हमारे यहाँ की जो मेरे जो स्टूडेंट थी मेरे बैच की, उसका एक पेपर था, अच्छा पढ़ती थी, उसके 178 मार्क्स आए हैं। और एक 165 है और एक शायद 155 है। ऐसे जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं वही उनका ही बता रही हूँ। और जो 178 है वो अच्छी थी पढ़ने में। और क्वेश्चन का लेवल जो बताऊँ, मुझे क्या लग रहा है ना कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो रोज़ ही पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अपन बच्चों से अलग अलग जगह बात कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन सेम मिल रहे हैं। मेरे पास तो क्या है कि कोई ऐसा है नहीं है कि मैं जाकर रिव्यू तो करती नहीं हूँ, तो मेरे पास तो बच्चे ही देते हैं। तो उन और आपको पता है मैं नॉर्मल लिखती भी नहीं हूँ, मैं पूरा बारीकी से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको बहुत समझ करके आपको बताती हूँ। तो मैं ये निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि क्वेश्चन तो कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा सोचो कि जो पिछली शिफ्ट में आया है ना वो आपकी शिफ्ट में भी आ सकता है, मतलब पूछा ही जा रहा है कॉमन। जैसे कि मैं बोलती हूँ वो लोग, आप लोग सीरियस हैं, वो लोग सीरियस नहीं है इतने आपके पेपर को लेके, है ना। तो मतलब पुरानी शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैं करवा चुकी हूँ उनको भी रिवीजन कर लेना, जितना मैंने पूरी शिफ्ट का रिव्यू दिया है। अब कल पेपर ही नहीं आता तो मैं क्या रिव्यू दे देती। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम रिव्यू नहीं लेके आई, आप भूल गई, छोड़ दिया हमको। तो बिल्कुल नहीं छोड़ा है मैंने आप लोगों को, है ना। और आप लोग सब मेरे परिवार हैं, मेरी जितनी भी जीके विद आकांक्षा फैमिली है, सारा ही लोग, मैं आप लोगों को दूसरा मानती ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों छोड़ूंगी आपको। एग्ज़ाम नहीं था इसलिए नहीं लेके आई थी, ठीक है। तो चलो पहला ये क्वेश्चन मैंने जब आंगनवाड़ी वाले समाज आधारित प्रश्न करवाए थे तब मैंने ये करवाया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा कुछ ऐड कर दिया। क्या कर दिया कि अगर आंगनवाड़ी केंद्र में किसी बच्चे की सांस रुक जाती है और जिसको अस्थमा हो तो क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो बच्चे को शांत रखना चाहिए। पहली स्थिति होती है कि उसको शांत रखें। दूसरी स्थिति होती है कि अगर उसको सांस नहीं आ रही तो मुंह से सांस देने की कोशिश करें। और तीसरी होती है कार्डियोपल्मोनरी रिसेशन, है ना, जिसमें हम कृत्रिम सांस देते हैं, CPR जिसको हम बोलते हैं। नवजात के लिए इसका अनुपात 30:2 होता है और वयस्क के लिए इसका अनुपात 30:1 होता है। मतलब 30 बार छाती दबाने पर 2 बार उसकी धड़कना चाहिए, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आ ही रहा है, आपने देखा होगा कहीं कभी कुछ आ जाता, कहीं आंगनवाड़ी के अंदर बच्चे को चक्कर आके गिर जाए तो क्या करेंगे, गर्भवती महिला को चक्कर आके गिर जाए तो क्या करेंगे। ये तो मतलब 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं, तो अब ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में सेट करके जाना है कि ये आएगा ही। मेन थ्योरी पढ़ना है। मैं हमेशा से, आज से नहीं, मैं पिछले 4-5 महीने से लगातार बोल रही हूँ कि MCQ ना करके थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो। थ्योरी पढ़ोगे तो ही कुछ हो पाएगा। और एक को ये क्वेश्चन आया था कि जिंक की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो कौन सा रोग हो जाता है जिंक की कमी से। तो देखो, जिंक की कमी से सबसे पहले याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। एक राष्ट्रीय करके रोग होता है, राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय रोग भी जिंक की कमी से होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है, त्वचा बाल समस्या उत्पन्न होती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है जिंक की कमी से, पाचन संबंधित समस्या हो जाती है, मतलब शरीर पचता नहीं है, बाल गिर जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, है ना। इसको एक्जिमा भी बोल सकते हैं, त्वचा संबंधित सूखापन। तो एक्जिमा क्वेश्चन ऑप्शन भी आ सकता है। इसके ऑप्शन उसने मुझे बताए नहीं, तो मैंने जो इससे संबंधित क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए। इसके अलावा जो जिंक होता है ना, जिंक की मात्रा कितनी आवश्यक होती है। तो जो सामान्य पुरुष होता है उसको 17 मिलीग्राम चाहिए होता है, और एक सामान्य महिला को 13 मिलीग्राम चाहिए होता है। गर्भवती महिला को 14.5, और धात्री महिला जो होती है उसको 14 मिलीग्राम जिंक चाहिए होता है। जिंक तो मतलब उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब वो तो पूछ ही रहे हैं, मतलब कुछ भी हो जिंक उन्हें डाल नहीं रहा है। बहुत सारे हैं उनके फेवरेट, वो नहीं छोड़ सकते वो, और तो कर लेंगे इधर उधर, लेकिन जो उनके फेवरेट है ना वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उन पर तो क्वेश्चन वो बनाएंगे ही बनाएंगे। हाँ, ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज अलग पूछा गया है तो ये कल पूछा जाएगा। ये पूछा है कि ये सारा होता है क्या होता है, ये सारा क्या होता है ना, और ये क्या काम करता है, ये आपको पूछना। जैसे कि कारा होता है ना, वो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, ये स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी होती है, मतलब विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी। वो क्या होती है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी होती है। कारा जो होती है
वो क्या होती है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी होती है। और जो सारा जो होती है वो क्या होती है, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एंड रिहैबिलिटेशन एजेंसी होती है। स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एंड रिहैबिलिटेशन एजेंसी, फुल फॉर्म याद कर लेना इसकी। और ये इसकी जो स्थापना हुई थी 2023 में हुई थी। ये क्या करती है ना, ये जो भी गोद लेने देने की जो प्रक्रिया होती है उसको सुगम बनाती है, सरल बनाती है और पारदर्शी बनाती है। आपसे पूछेंगे ये जो सारा होता है ये क्या काम करता है, तो ये जो दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया होती है उसको सुगम बनाती है, और साथ में दत्तक ग्रहण के बाद बच्चे का देखरेख सही हो रहा है या नहीं उस पर भी ये काम करती है। इसको हम रिहैबिलिटेशन एजेंसी, रिहैबिलिटेशन सेंटर बोल सकते हैं। पुनर्वास के लिए बच्चे को दूसरी जगह पर छोड़ना, वो सारा के अंतर्गत आता है। कब इसकी स्थापना हुई थी, 2023 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये सारा जो होता है वो दत्तक ग्रहण के बाद की देखभाल और समर्थन प्रदान करता है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन कब लगाई जाती है? देखो, आपने हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन पढ़ी है कि वो जन्म के तुरंत बाद लगाई जाती है। और जो इसके अलावा जो पेंटावालेंट वैक्सीन के साथ भी लगाई जाती है। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस ए की। यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, हेपेटाइटिस ए की बात कर रहे हैं। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो दूसरे जल और भोजन के द्वारा फैलता है हेपेटाइटिस ए। अब इसकी जो वैक्सीन होती है वो 12 से 23 माह में लगती है, 12 से 23 माह में लगती है। 0.5 ml इसकी हेपेटाइटिस ए की मात्रा दी जाती है। इसकी जो दूसरी खुराक, देखो अभी हेपेटाइटिस ए आज पूछा है तो हो सकता है आज पहली खुराक पूछ ले तो कल दूसरी खुराक पूछ लें। तो जो इसकी दूसरी खुराक होगी वो 2 से 4 साल में दी जाती है। ये वैक्सीन लीवर को हेपेटाइटिस ए वायरस से होने वाले संक्रमण से बचाती है। तो पहली कब दी जाएगी, 12 से 23 महीने में, और दूसरी कब दी जाएगी, 2 से 4 साल में दी जाएगी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है जो मीजल्स होता है, मीजल्स, हाँ ये भी मतलब बहुत फेवरेट है उनका, ये भी उनका बहुत फेवरेट है। जब भी देखो ये मीजल्स, खसरा, है ना, ये क्वेश्चन वो लोग जरूर पूछते हैं। एक वैक्सीन है उनको, जापानी इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन बहुत पसंद आ गई है। हर रोज पूछ रहे हैं कि उनमें कितना अंतर होना चाहिए 2 डोज के बीच में। कल परसों भी पूछा और आज भी उन्होंने पूछा है। तो मीजल्स जो एक वायरल संक्रमण होता है बच्चों में होता है और वयस्कों में भी हो सकता है। इसका सबसे शुरुआती लक्षण होता है बुखार, इसमें बुखार बहुत तेज आता है। इसके अलावा ये किस माध्यम से फैलता है, ड्रॉपलेट या बूंद बूंद के माध्यम से ये फैलता है हवा में। इसमें नाक बंद हो जाती है, शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई देते हैं, सिर दर्द होता है, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। आपसे पूछे कि मीजल्स में कौन सी दवाई देना चाहिए, तो पैरास्टामोल इसमें दे देना चाहिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का उपयोग मीजल्स में नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में एंटीबायोटिक दे तो बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि मीजल्स वायरल वाली बीमारी है, वायरस वाली, तो एंटीबायोटिक नहीं देंगे, उसमें एंटीवायरल दवाइयाँ देंगे। मीजल्स के लिए एमएमआर वैक्सीन दी जाती है। इसकी पहली जो वैक्सीन है वो 9 महीने में दी जाती है और दूसरी 16 से 24 महीने में दी जाती है। ठीक है, स्वाधार योजना और स्टेप योजना दोनों ही महिला संबंधित योजना है। ये जो मिशन शक्ति योजना है जो 2022 में आरंभ हुई थी, एक अम्ब्रेला योजना थी, जुलाई 2022 में आरंभ हुई थी, उसमें इन सारी योजनाओं को आरंभ कर लिया गया था। स्वाधार योजना सबसे पहले 2002 में आरंभ हुई थी। उसके बाद फिर से इसको, जब ये मिशन शक्ति हुई तो इसके अंतर्गत 2022 में इसको शामिल कर लिया था। ठीक है, स्वाधार योजना क्या करती है, महिला और बच्चों को सुरक्षा और समर्थन प्रदान करती है। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है ना। इसके अंतर्गत महिलाओं को, जो महिला घर से बाहर रहती हैं, उनको एक आश्रय प्रदान किया जाता है। जैसे कि उनके लिए कोई घर उपलब्ध नहीं है तो उनके और उनके बच्चे को एक आवास उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें वो अपने जो लड़कियां हैं वो उनको 18 साल तक, और जो लड़के होते हैं उसको 10 साल तक के लड़के को अपने साथ रख सकती हैं। स्टेप की बात करें तो स्टेप जो योजना होती है वो इसको बोलते हैं सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। ठीक है, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम टू द वुमेन। इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, प्रशिक्षण प्रदान करना। जिन क्षेत्रों में महिला जाना चाहती, जिन क्षेत्रों में महिलाओं का शौक है, उनको उसमें प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन था, एकल प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में शुक्राणु की संख्या कितनी होती है। एक मैंने ये करवाया है आपको क्वेश्चन कि जो एकल प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है उसमें शुक्राणुओं की संख्या 4 होती है। ठीक है, दूसरे में आधी होती है। गर्भवती को, ये भी मैंने, गर्भवती में क्या रेस्ट्रिक्शन है, गर्भवती को क्या निषेध है, क्या नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए, जब मैंने ये वीडियो करवाया था तब मैंने ये भी करवाया था। गर्भवती को कैफीन की मात्रा,
तो गर्भवती को कैफीन की मात्रा 200 मिलीग्राम तक होना चाहिए। गर्भवती को कैफीन की मात्रा कितनी होना चाहिए? 200 मिलीग्राम तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर दोगे तो वो नुकसान करेगी, बच्चे को असर पड़ सकता है, गर्माहट के कारण गर्भपात भी हो सकता है। तो जो कैफीन की मात्रा है उतनी ही देना चाहिए, लिमिटेड। पीएम अजय योजना क्या है? युवाओं को रोजगार देने के लिए आरंभ हुई थी, स्पेशली अनुसूचित जाति के लिए आरंभ की एक नई योजना उन्होंने पूछ ली है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जिंक, आयरन और आयोडीन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। वैसे तो आप पढ़ ही रहे हो, क्योंकि 8 मार्च से जब से पेपर स्टार्ट हुआ है ना, कुछ दे या ना दे, ये जिंक, आयरन, ये सारी चीज़ें तो वो दे ही रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। इसके अलावा आज एक ये भी पूछा था, जब मैंने प्राथमिक उपचार आपको पढ़ाया था तब मैंने इसका फुल फॉर्म आपको बताया था कि ABC मतलब क्या होता है। तो इसको एक प्राथमिक उपचार होता है, या हम बोल सकते हैं एक चिकित्सीय प्रक्रिया होती है। इसमें एयरवे, ए का मतलब होता है एयरवे, मतलब वायु के मार्ग से। वायु सबसे पहले बच्चे को खुला होना चाहिए, ऐसा नहीं एक चोट लगी और एक बंद में रख दे। तो ए से हो जाता है यहाँ पर एयरवे, ABC में ए से क्या हो जाता है, एयरवे। मतलब इसको बोला है जो वायु मार्ग है ना उसको खुला रखा जाए, वायु मार्ग को क्या रखा जाए, खुला। बी से यहाँ पे आ जाता है ब्रीथिंग, बी से क्या आ जाता है, यहाँ पे ब्रीथिंग आ जाता है, मतलब सांस, व्यक्ति को सांस लेने में मदद की जाए। प्राथमिक उपचार में मोस्टली केसेस में हार्ट अटैक वाले लोगों को ये समस्या आती है, व्यक्तियों को। तो ये ABC एक प्राथमिक उपचार होता है। सबसे पहला एयरवे मतलब वायु मार्ग, दूसरा ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, और सी से आ जाएगा सर्कुलेशन, व्यक्ति में रक्त संचार को बनाए रखना। सी से क्या आ जाएगा, सर्कुलेशन हो जाएगा, मतलब रक्त संचार को बनाए रखना। तो एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब उसका जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको संचार को बनाए रखना। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर के फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, बहुत इजी पूछे जा रहे हैं। मैंने जो 1000 कंप्यूटर की PDF आप लोगों को दी थी उसमें से ही कर लेना, वहीं से ही पूछे जा रहे हैं। बाकी नहीं है, किसी नई बैच नहीं लिया है तो मैं एप्लीकेशन पर डाल दूंगी, वहाँ पे देख लेना। SSL क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, और ये एक इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल है जो वेबसाइट और उनके उपयोगकर्ता के बीच संचार को सक्षम बनाता है। तो संचार को सक्षम बनाने के लिए SSR लाया गया। ठीक है, अगला स्टार्ट करते हैं। गर्भवती को नाश्ता में क्या देना चाहिए, ये बोला था कौन सा में, इसमें ऑप्शन था अंकुरित अनाज, तो अंकुरित अनाज ही देना चाहिए। अंकुरित अनाज गर्भवती क्या हर व्यक्ति को खाना चाहिए मॉर्निंग में, बहुत ज़्यादा पोषक तत्व फाइबर प्रदान करता है। जो रेसे निकल जाते हैं ना उसमें वो बहुत ज़्यादा फाइबर रिच होते हैं। अगला है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ तो। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना में वार्षिक आय कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा था। फ्रेंड्स, अगर आपका पेपर हो चुका है अभी, आज आप वो लोग देख रहे हो जिनका पेपर कल परसों, वो देखो, उसके बाद रुकना नहीं है। अगर BSc बायोलॉजी से है, BSc मैथमेटिक्स से है, BSc बायोटेक्नोलॉजी से है, BSc माइक्रोबायोलॉजी से है, फार्मास्यूटिकल से है, एग्रीकल्चर से है। फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन आ जाएगा, BSc मैथ और बायोलॉजी में केमिस्ट्री से फॉर्म डालना है। इसके अलावा बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी में पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उनसे डालना है। ठीक है, और सारे लोगों को ये फॉर्म जरूर डालना है। और इसके अलावा क्या करना है आपको, FSO का फॉर्म डालना है। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हैं FSO के लिए तो आप MPPSC का डालिए। MPPSC की भी तैयारी बहुत शानदार चल रही है हमारे यहाँ। 25 अप्रैल से स्टार्ट है क्लासेस और इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। FSO के भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आरंभ के 100 लोगों को हमने 1999 में दिया था और 101 से 150 लोगों को 2999 में दिया जा रहा है। फटाफट ज्वाइन कर लो, आज शायद 150 भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप अगले जो चार्ज होगा उसका 4999 हो जाएगा। ज़्यादा रेट से बचने के लिए पहले ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके एप्लीकेशन से परचेज कर लीजिए। खासियत क्या रहेगी FSO के हमारे बैच की, ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद होंगे, क्योंकि बहुत सारे अधिनियम है, बहुत सारी धाराएं हैं, ऐसे याद नहीं होंगी। ठीक है, सारे टॉपिक कठिन से कठिन फैक्ट हम ट्रिक द्वारा याद कराएंगे। आपको थ्योरी हैंड रिटन नोट्स देंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो डायरेक्ट बुक आती है जो गूगल पे डला हुआ है वो बुक्स हम बिल्कुल छाप के नहीं देंगे। गूगल पे ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल डला हुआ है, विद टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को ज़रूरत है ईजी में, तो हम वही ईजी वे में हैंड रिटन नोट्स आपको देंगे। साथ में हर टॉपिक के MCQ कराऊंगी और वीकली टेस्ट भी लेंगे। साथ में
वीकली करंट अफेयर भी आपको दिया जाएगा, तो उससे आपका करंट भी तैयार होता रहेगा। ये तो बात हो गई एफएसओ की। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी का मन बना चुके हैं और एमपीपीएससी इस बार सिलेक्ट होना है, तो आप हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 2026 वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में ही उसकी पूरी जानकारी दी गई। ये भी ट्रिकी बैच है, सारे ही बैच हमने ट्रिकी चलाए हैं, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा दिमाग पे बर्डन है ना, बिना ट्रिक के कोई चीज़ याद नहीं रह सकती। हमारे पहले जैसे नहीं है हम लोग कि हम इतना शांत रह पाएँ, हमारा ना खान पान का स्तर उतना अच्छा है कि हमारा दिमाग शांत रह पाए। आए दिन हम घटनाएं सुन रहे हैं, तो दिमाग को कूल रखकर तैयारी करना है, तो इसी कारण फनी ट्रिक से अपन ये दोनों बैच करेंगे। इसके अलावा एक हमारा आबकारी का बैच भी लॉन्च हो चुका है 10 अप्रैल से। उसमें तैयारी केवल 499 उसका चार्ज है, तो आप जाकर उसको भी परचेस कर सकते हैं एप्लीकेशन पर जाके। इसके अलावा एप्लीकेशन पर बहुत सारी फ्री पीडीएफ डली हुई है, उनको भी ज्वाइन कर लेना। चलो अब अगला करते हैं। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना में वार्षिक आय कितनी होना चाहिए? तो 1 लाख रुपए तक की योजना दी जाती है और 48,000 से ज़्यादा आय नहीं होना चाहिए। इसमें 90% तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं 4% की दर से। ठीक है। इसके अलावा मुद्रा योजना पूछी गई थी कि जो मुद्रा योजना है वो क्या है, क्या पूछा गया था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये याद रख लो कि जो बेरोजगार होते हैं उनको ये ऋण प्रदान करती है ना। इसको हम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस योजना बोलते हैं। छोटे और मध्यम जो आकार के जो व्यवसाय होते हैं उनको ये वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो पूछ सकते हैं किनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो जो छोटे और मध्यम उद्योग होते हैं ना, उनको ये सहायता प्रदान करती है। देखो पियाजे कोहलर से क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो ये पियाजे मैंने हमेशा बोला है, पियाजे ये इन लोग का पियाजे पूछेंगे। हमें जब पेपर स्टार्ट नहीं हुए थे तब भी मैंने आपको बोला था कि ये वाला पियाजे ज़रूर कर लेना, क्योंकि पियाजे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी का, क्योंकि ये पूरा बच्चे की अवस्था को बताता है। पियाजे हुआ, फ्राइड हुआ, कोहलर हुआ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विस वैज्ञानिक है, मतलब स्विट्जरलैंड के ये वैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है संवेदनात्मक अवस्था। संवेगात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है। एक होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 की होती है। एक होती है पूर्व ऑपरेशनल अवस्था जो 2 से 7 साल की होती है ना। और एक होती है औपचारिक ऑपरेशनल अवस्था जो 11 वर्ष से अधिक होती है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्क संगत और तार्किक सोच का विकास करते हैं और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना से आया था, 2008 में आरंभ हुई थी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये आया था। इसके अलावा ये आयुष्मान भारत योजना से हर रोज ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं स्वास्थ्य योजनाओं की वीडियो एक जिसमें पूरी थ्योरी होगी, जितनी भी स्वास्थ्य योजना अभी तक करवाई हैं, मतलब जो इतनी मतलब आ चुकी हैं मध्य प्रदेश और भारत की, उनका पूरा एक मैराथन लेके आऊँगी। 12 से 1 बजे के बीच वो लेके आऊँगी, तो मैं वो आपको आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो उससे ये वाले क्वेश्चन पूरे कवर हो जाएंगे, है ना। ये 2008 में आरंभ हुई थी और व्यक्ति और समुदाय को स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करने के लिए इसका आरंभ किया गया था। गर्भवती महिला को अगर मधुमेह हो जाएगा तो क्या होगा, तो बच्चा उसका मतलब ज़्यादा वजन का पैदा होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा ये भी पूछा गया था कि अगर गर्भवती महिला है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर ले लेती है तो क्या होगा। ऑप्शन में दिया था कि उसका दूध मीठा हो जाएगा, मोटी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। उसका वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में गर्भपात होने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा वजन का पैदा हो जाता है। हाइपोकैल्सीमिया पूछा था, किसी भी चीज़ में अगर हाइपो लग जाता है तो उसका मतलब होता है उसकी मात्रा कम होना आवश्यकता से। और एक होता है हाइपर का मतलब होता है अधिक। जब किसी की जैसे कि अगर ये हाइपर कैल्सीमिया होता तो कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। जिस व्यक्ति में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है उसको स्टोन हो जाते हैं, पथरी हो जाती है ना। और जिनको कम हो जाती है उनकी हड्डियाँ गल जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, काम नहीं हो जाता। क्योंकि काम नहीं हो पाता क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है या कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके अलावा एक पैराथायराइड ग्रंथि है, वो भी इसको नियंत्रित करने का काम करती है। कौन सी? थायराइड के जस्ट नीचे होती है पैराथायराइड ग्रंथि ना। कैल्सिटोनिन हार्मोन भी सीक्रेट करती है। किडनी भी कैल्शियम को नियंत्रित करने में मदद करती है। आपसे पूछ सकते हैं किडनी में ही आपने देखा होगा जो स्टोन होते हैं ना वो किडनी में ही होते हैं। तो किडनी भी जो होती है ना वो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करती है। मैग्नीशियम की कमी अगर हो जाती है शरीर में तो भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों ही एक साथ ही वर्क करते हैं। हाइपोकैल्शियम से मांसपेशी कमज़ोर हो जाती हैं, संकोचन नहीं होता, तंत्रिका संबंधित हृदय संबंधित समस्याएं इसमें उत्पन्न होती हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था, टीकाकरण वाली बीमारियों में कौन सबसे खतरनाक बीमारी होती है?
अपन ने देखा है कि हमारे भारत में 12 प्रकार के वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, 12 प्रकार की वैक्सीन दी जाती हैं, जिसको सार्वभौमिक टीकाकरण में बनाया गया है। इसमें जो पोलियो बीमारी होती है, पोलियो, ये सबसे खतरनाक बीमारी होती है। पोलियो की जो बीमारी होती है, जो हम ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन देते हैं। पोलियो की वैक्सीन 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है आईपीवी और एक होती है ओपीवी, है ना। दोनों ही वैक्सीन दी जाती है। पोलियो व्यक्ति को हो जाता है, बच्चे को हो जाता है तो लकवा मार जाता है, उसको विकलांगता आ जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। इसके अलावा बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसकी प्रतिरक्षा कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। ये टीकाकरण वाली बीमारियों में सबसे खतरनाक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जन्मजात विकार के बारे में पूछा गया था। विटामिन B9 जो होती है तंत्रिका तंत्रीय संबंधी विकार पैदा करती है, जिससे जो जन्म के साथ ही दिमागी समस्या लेकर उत्पन्न होता है। काली खांसी से पूछा गया था। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, ये तीनों को आपको अच्छे से याद कर लेना। तीनों के क्वेश्चन में एक ही आएगा। 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में इसकी पहली 3 डोज दी जाती हैं। IM मोड से दी जाती है, 0.5 mm दी जाती है। पर्टूसिस की बात करें तो ये भी निष्क्रिय वैक्सीन है, ये बोल सकते हैं। टॉक्साइड वैक्सीन है, अगर इसको DPT में संयुक्त रूप से पूछा जाता है। अकेले पूछा जाएगा तो निष्क्रिय वैक्सीन होती है, ठीक है। बूंद बूंद के माध्यम से होती है। हूहू खांसी भी इसको बोलते हैं, 100 दिन की खांसी भी बोलते हैं। ग्राम पंचायत में ICDS की निगरानी कौन करता है? मतलब ये पूछ रहे हैं कि जो ICDS होती है, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, उसमें ग्रामीण पंचायत की क्या भूमिका होती है? तो ये स्वास्थ्य और कल्याण समिति होती है, उसके द्वारा इसमें निगरानी की है। किसके माध्यम से की जाती है? स्वास्थ्य और कल्याण समिति के माध्यम से इसकी निगरानी की जाती है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि अगर ICDS की स्थापना आपको पता ही है, 2 अक्टूबर 1975। ICDS आंगनवाड़ी के मैंने थ्योरी पढ़ाई है वीडियो में बहुत शानदार तरीके से, अगर पढ़ लोगे ना तो वहीं से आपके हर शिफ्ट में वहाँ से 10-12 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक घंटे की वीडियो में। एक वैक्सीनेशन का मैंने मैराथन करवाया था, उससे ही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर समय पर देख लो तो उससे ही, अगर अभी भी समय है, अगर वो देख लोगे तो समय पर तैयारी हो जाएगी। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, फ्री वाले फोल्डर में बहुत सारी PDF डली है, वहाँ से ले सकते हो। कुछ पेड PDF भी डली हैं ई-बुक और MPESV वाले फोल्डर में, तो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। और फ्री वाले फोल्डर परचेस नहीं करना चाहते तो फ्री वाले फोल्डर में भी डली हुई हैं, वहाँ से भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा शर्माता है तो आप उससे किस तरह बात करोगे? बच्चे से बात करो, वो नीचे मुंडी कर ले रहा है, अंगूठे को मुंह में दे ले रहा है, बार बार नीचे मुंडी कर रहा है, बिस्तर में घुस जा रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, उससे बात करो तो वो शर्माने लगता है। ये नॉर्मल जनरली हम देखते हैं कि 70 से 80% बच्चों में यही समस्या होती है। कुछ बहुत ही कम रेयर केसेस होते हैं बच्चा नहीं शर्माता, क्योंकि नए लोगों को देख के वो ऑटोमेटिकली शर्माता ही है। तो हम क्या करेंगे, उससे प्यार से बात करेंगे, क्योंकि हम तुम्हारे अजनबी नहीं हैं, हम तुम्हारे अपने हैं, ऐसे कह के उसको बहुत प्यार देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो घबराहट होगी, वो शर्माहट होगी, दूर हो जाएगी। गर्भवती अगर मीठा खाएगी तो क्या होगा? मोटी हो जाएगी। गर्भवती वैसे ही मोटी है, उसका बच्चे से संबंधित समस्या उसको पैदा हो जाएगी। आगे पढ़ने से पहले ये है हमारा FSO का बैच, इसका चार्ज 2999 हो चुका है और ये 150 तक के लिए है, 2999। उसके बाद जो 150 जैसे ही होंगे तो उसका चार्ज जो होगा 4999 हो जाएगा। क्या क्या देने वाले हैं हम? हस्तलिखित नोट्स, ई-बुक देने वाले हैं, रिकॉर्डेड ट्रिकी वीडियो, संपूर्ण सिलेबस पार्ट A और B, टेस्ट, टॉपिक वाइज MCQ, ये सारा कुछ हम देने वाले हैं। करंट अफेयर्स, इसकी जो डाउनलोड करना है आपको, GK विद आकांक्षा शर्मा ऐप और FSO ट्रिकी बैच पे जाना और उसको ज्वाइन कर लेना, फटाफट कर लेना, ताकि कोई भी परेशानी से आप बच पाओ। आने जो पेमेंट की परेशानी है, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नहीं दे पाओगे, क्योंकि 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है, कोई 2-3 महीने की तैयारी नहीं है, ऑलमोस्ट 8-9 महीने की तैयारी है। उसमें हम आपको टेस्ट भी उपलब्ध करवा रहे हैं, MCQ भी उपलब्ध करवा रहे हैं, सारी चीज़ उपलब्ध करवा रहे हैं, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा ये हमारा आबकारी परीक्षा का क्लासेस है, इसका जो चार्ज है, इसका चार्ज 499 रुपये है। इसको फटाफट ज्वाइन कर लो। आरंभ के 50 स्टूडेंट को इसमें दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें करवाई जाएंगी, विद ट्रिक कराएंगी, क्योंकि ये भी हमारा ट्रिकी बैच है। ये MPPSC प्रीलिम्स 2026 का ट्रिकी बैच है। रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं, क्लासेस 25 अप्रैल से आरंभ होंगी। आरंभ के 50 स्टूडेंट को केवल 1999 है। बाकी जैसे ही 100 लोग कंप्लीट होंगे इसका चार्ज बढ़ जाएगा। इसमें हम मेंस के भी कॉमन टॉपिक पढ़ाएंगे, हस्तलिखित थ्योरी नोट्स, टॉपिक वाइज वीडियो, टॉपिक डिटेल में कवर, कठिन टॉपिक ट्रिक्स या टॉपिक वाइज MCQ, टेस्ट सीरीज। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस और टेस्ट भी करवाई जाएगी। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ये तीनों बैच कर लो।
हॉस्टल वार्डन का आप लोग पूछ रहे थे, तो एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद कब कब पेपर है एक बार ये पता चल जाए तो अपन उस हिसाब से कोर्स लॉन्च करेंगे। अभी से मैं कर दूँ, वो पता चला अभी कोई उसका नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम का अगले साल ही होने का हो, तो कम से कम आप लोग के लिए एक वैलिडिटी, मेरा ये मानना है कि एक बार आपने कोर्स ले लिया तो आपको वैलिडिटी ख़त्म नहीं करना है, जब तक एग्ज़ाम हो तब तक ही करना है ना। तो ये वैलिडिटी हम एग्ज़ाम तक ही देते हैं हमारे सारे कोर्सेज़ की। तो इसलिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हॉस्टल वाला हम तभी स्टार्ट करेंगे। आप बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी। जो हमारी एप्लीकेशन की लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, एप्लीकेशन की लिंक, तो एप्लीकेशन आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीके विद आकांक्षा शर्मा के नाम से है, एप्लीकेशन भी और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो नंबर भी सेव करा दीजिए, 6260190944, आप अपना नंबर सेव करा सकते हैं। बात करते हैं पीसीवी वैक्सीन, आज दोनों पूछी गई थी, पीसीवी और एफआईपीवी। पीसीवी को हम न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन कहते हैं। 6वें सप्ताह, 14वें सप्ताह और 9वें महीने में ये दी जाती है ना। इंट्रामस्कुलर मोड द्वारा दी जाती है। ये मार्ग भी पूछ रहे हैं कि किस मार्ग से दी जाती है, इसलिए ये भी कर लेना है। FIV जिसको हम फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कहते हैं, इसका एफ का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इसमें एफ क्या है, इसको फ्रैक्शनल बोलते हैं। ये निष्क्रिय वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है ये, है ना। और इसकी भी जो पीसीवी वैक्सीन में दिया जाता है ना, 6वां, 14वां और 9वें महीने में ही दी जाती है FIVV की वैक्सीन, और ये आईडी मोड द्वारा दी जाती है। FIPV की वैक्सीन आईडी मोड द्वारा दी जाती है। सुनो, वाइगोसे की पढ़ लेना, इरेक्शन पढ़ लेना, कॉलर पढ़ लेना, इनके थोड़े बेसिक पॉइंट पढ़ लेना। 12वीं पंचवर्षीय योजना आज पूछी गई थी, 12 से 17 तक आई थी, है ना। और 9% इसका लक्ष्य रखा था, 8 ही मिल पाया, इसलिए ये भी अच्छे से आप लोग कर लेना। आदिवासी जितनी भी योजना थी उसमें राशि का वितरण पूछा था, तो मोस्टली योजनाओं में जो राशि का वितरण 75:50 होता है, लेकिन कुछ योजनाएं केंद्रीय स्तर की होती हैं, उनमें 100% केंद्र का ही योगदान रहता है। लेकिन अगर नहीं पता है तो 75:25 लगा के आइएगा। और इसके आदिवासी योजना की मैंने वीडियो बना दी है, थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, वहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर, इसको 2015 में स्थापना की गई थी, और 2015 में स्थापना की गई थी। और इसके लिए एक जगह पर क्या होता है, महिलाओं को सारा चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, चाहे वो कानूनी हो, मनोवैज्ञानिक हो, सारी सलाह दी जाती है। और वन स्टॉप सेंटर को 2015 में आरंभ किया गया, तो 2022 में इसको मिशन शक्ति में शामिल कर लिया गया। लगभग 700 प्लस वन स्टॉप सेंटर हमारे भारत में हैं, और लगभग 50 प्लस हमारे मध्य प्रदेश में हैं। और वन स्टॉप सेंटर निर्भया फंड के माध्यम से पोषित होता है। किसके माध्यम से? निर्भया फंड के माध्यम से ये पोषित होता है। वर्तमान में इसको मिशन शक्ति के संबल के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। संबल और सामर्थ्य 2 योजना है मिशन शक्ति में, इसको संबल में शामिल किया गया है। वार्निक सिंड्रोम पूछा गया था, कल मैंने एक सिंड्रोम वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने कराया था ये क्वेश्चन, कल ही कहीं परसों का वीडियो है शायद, वो सिंड्रोम और आनुवंशिक रोग का मैंने आपको कराया था, तो वो कल लेना। आज पूछा था वार्निक सिंड्रोम जो रोग होता है उसमें क्या दिया जाता है, तो वार्निक सिंड्रोम में विटामिन B1 की कमी हो जाती है, इसलिए इसमें क्या दिया जाता है, इसलिए इसमें थाइमीन दिया जाता है ना। और ये एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार होता है जो कोशिकाओं के विभाजन और विकास को प्रभावित करता है, मतलब कोशिका का विभाजन मेन इसमें होता है, कोशिका का विभाजन, ठीक है। इसके अलावा इसको जर्मन चिकित्सक ने पहली बार इसको बताया था, इसके कारण बोना भी हो जाता है व्यक्ति, मानसिक विकलांगता भी हो जाती है, विकासात्मक देरी भी हो जाती है। इसके अलावा चेहरे में मतलब नाक बड़ी हो जाती है, माथा छोटा हो जाता है ना। और जो हृदय समस्या वाले रोग होते हैं ना, उनमें भी ये देखा जाता है। अटल योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, अमृतम योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, जो अटल मिशन है ना, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये आरंभ किया। रूबेला से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, खसरे से पूछे गए थे, जापानी, ये देखो कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। जापानी इंसेफ्लाइटिस जो वैक्सीन है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों में देखी जाती है, और ये जो जापानी इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन है, ये पूछते हैं कि जो जापानी इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन में 2 डोज के बीच कितना अंतर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप देखना, अभी जो मैंने परसों नरसों तब रिव्यू बना रही थी, जो लास्ट पेपर था, तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 4 सप्ताह का अंतर इसमें होना चाहिए। इसको ISC मोड या IM मोड से देते हैं। HP पर ह्यूमो पेपिलोवायरस वैक्सीन होती है, इस वैक्सीन का रूल IM मोड होता है। मोस्टली सारी जितनी भी वैक्सीन है, सारी का जो मोड होता है ना, वो IM ही होता है, बहुत कम होती हैं जिनका ID और SC होता है, ठीक है।
इसके अलावा ये अधिनियम पूछे गए थे, इनके बारे में पढ़ लेना, ये आज पूछे गए हैं तो कल ये पूछे जाएंगे। किशोर न्यायालय, घरेलू हिंसा, खाद्य सुरक्षा माह, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 नहीं पूछ रहे हैं, अब 2006 वाला पूछ रहे हैं। ये आपका खाद्य सुरक्षा में FSO में है, इसमें 102 धाराएं हैं। मैं सबसे पहले जो आपको FSO का जो बैच स्टार्ट कराऊंगी, तो सबसे पहले हम यही वाला पढ़ेंगे टॉपिक। हमारा जो 5 से क्लासेस है, इसी के ही 100 नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, इसकी पूरी धाराओं को टेक द्वारा याद कराऊंगी, क्योंकि ये सबसे पहली ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से ही सारे जो जितने भी और यूनिट पढ़ोगे, यहीं से ही सारी यूनिट निकल के जाएगी। शिक्षा का अधिकार पढ़ लेना, कितना घंटा पढ़ाना है टीचर को, प्राइमरी को, माध्यमिक वाले को, है ना। किशोरी को प्रोटीन की वैल्यू पूछी है, तो लगभग 46 से 48 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तनाव अगर होता है क्या उपयोगी होता है, ये तो नहीं, शांत दिमाग रखना ही ज़रूरी होता है, ठंडी चीज़ें खाना ज़रूरी होता है, ये इसमें ऑप्शन उन्होंने नहीं बताए हैं। जो एक लड़की थी उसने बस ये बताया कि मैम एक हल्दी ऑप्शन आया था, तो हल्दी तो तनाव को कम नहीं करता। मेरे हिसाब से कि जो चीज़ गर्माहट देगी ना, वो तनाव को कम नहीं करेगी। जितना कूल चीज़ अपन रखेंगे, हमारे शरीर जितना हाइड्रेट रहेगा उतना चलेगा। इसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ, पानी हो, कोई ठंडी चीज़ हो, तो वो नींबू पानी हो, ये सब ठंडापन दे सकता है। नींबू भी एक प्रकार का हमें तनाव को कम ही करेगा, बट हल्दी का ऐसा कुछ नहीं देखा गया है, तो हल्दी आंसर में नहीं आएगा, ये पूछा गया था। नीति आयोग के बारे में पूछा गया था। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो है ना, संविधानोत्तर संस्था हम इसको बोलते हैं। पॉक्सो अधिनियम, विटामिन में उनका B5 बहुत फेवरेट है, चाहे कुछ दे ना दे, रोज विटामिन B5 जरूर दे देते हैं। विटामिन B5 की 2 चीज़ें एक स्पेशली याद रखना, इसके कारण पैर मतलब पैरों में जलन हो जाती है, इसके अलावा पेट में जलन, पैरों में जलन और पेट में जलन, इन दोनों चीज़ें विटामिन B5 के बारे में याद रखना। पेंटाथोनिक अम्ल इसका सूत्र होता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2017 वाली, ये सब लोगों को पता ही है, ये भी पूछा गया था। तो ये था आज का वीडियो, बहुत शानदार था टॉपिक, ये अच्छे क्वेश्चन थे। कल भी इसी से संबंधित प्रश्न पूछे, एक भी मुझे ऐसा क्वेश्चन लगा नहीं है जो पहले नहीं पूछा गया। एक अगर हम सारा को छोड़ दें अकेले, तो सारा का आज पूछ लिया है, तो सारा कल भी पूछेंगे। कारा को अब उन्होंने छोड़ दिया है, अब उन्होंने सारा पकड़ लिया है, तो सारा को अच्छे से कर लो। सारा और कारा दोनों के बारे में एक थोड़ी बहुत थ्योरी बताकर मैं रात को एक वीडियो ले आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।